अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। आज एक इंतहाई टर्निंग पॉइंट था। वैसे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पिछले महीने को जब इमरान खान ने 24 नवंबर की कॉल दी थी कि शायद फर्द जुर्म आयद हो जाएगी जनरल फैज पर, एक चार्जशीट तैयार की गई थी जो कि पब्लिक नहीं हुई थी और उन पर मुख्तलिफ मुकदमा थे, कोर्ट मार्शल उनका किया जाना था। लेकिन आज फाइनली वो चार्जशीट जो है वो मीडिया में शेयर कर दी गई है। बाकायदा तौर पर ISPR का बयान भी सामने आ चुका है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने अपने इख्तियारात से ज्यादा तजावुज किया था और इसके अलावा सियासी मामलात में मुदाखलत की थी। 9 मई के हवाले से उनकी क्या पेशरफ थी, उसमें वो किस हद तक मुलव्विस थे, इस बारे में मजीद तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद पता चलेगा। तो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये चार्जशीट जो जनरल फैज के खिलाफ तैयार की गई है, क्योंकि उनके PTI के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे, इमरान खान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे। तो मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं, जो सियासी हल्के हैं उनमें ये गुफ्तगू हो रही है कि ये चार्जशीट असल में जनरल फैज के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमरान खान के खिलाफ है, या उनको समझाने के लिए है कि अगर हम अपनी सफों में उनको दुरुस्त कर सकते हैं और उनका इस तरह से कोर्ट मार्शल कर सकते हैं एक इतने हाई रैंक जनरल पर, तो उसके बाद आपका भी इसी तरह से सूरत हाल होगी। और फिर जो उनकी आज समाअत थी बड़ी एक अहम सुप्रीम कोर्ट में, जो कि इमरान खान बार बार मुतालिबा करते थे कि जल्द से जल्द जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तमाम वीडियोस जो भी 9 मई में मुलविस था वो सामने आए, तो अब वो केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। अब ये एक कड़ी है जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है। इसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इसार राना साहब और जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, जो जनरल फैज पर एक चार्जशीट तैयार की गई है, बड़ी अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट ऐसे करना चाहिए है कि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि एक रियासत का हिस्सा है, जो कि इटसेल्फ रियासत चलाने वाले हैं या रियासत में एक अहम पिलर के तौर पर हैं, वो अपनी सफों को दुरुस्त कर रखे हैं। उनमें उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जा रहा है इतनी हायर रैंक पर, जिसका कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसको अच्छी नजर से देखना चाहिए। फिजा, जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल का आगाज और आज फर्द जुर्म का आयद होना और एक चार्जशीट का सामने आ जाना, ये इस बात की अलामत है कि उनके खिलाफ काफी हद तक और बड़े मजबूत शवाहद मौजूद हैं। उसके बाद ही ये कार्रवाई आगे बढ़ सकती थी और अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे बहुत से ऐसे शवाहद मिले हैं कि जिसके जरिए ये केस आगे बढ़ाया जा सकता है और ये मंतकी अंजाम को पहुंच सकता है। राइट। एक इसका पहलू ये है कि पाक फौज का अदारा, जिसमें खुद एहतसाबी का एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, और यही वजह है कि पाक फौज एक डिसिप्लिन के हवाले से दूसरे अदारों से बहुत बेहतर समझी जाती है और दुनिया भर में इस अदारे का एक मकाम है। और उसकी बुनियादी फिजा वजह यही है कि वो अपना घर का कोई बासर से बासर शख्स या अफसर या कोई भी छोटे से छोटा एहलकार हो, वो किसी जगह पे कोई गलती करता है तो उसकी पकड़ होती है। तो खुद एहतसाबी अगर बाकी इदारों के अंदर भी हो तो मेरा ख्याल है कि बाकी इदारे भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो एक क्रेडिट तो बहरहाल फौज को देना पड़ेगा और यही वो चीज़ है जिस पे लोग तनकीद करते हैं, शायद यही पाक फौज की स्ट्रेंथ भी है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये उनकी बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है। अच्छा, बहुत से लोग बातें कर रहे थे कि जनरल फैज साहब की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारी वीडियोस निकल आई, बहुत से ऐसी चीजें उसने कर दी और बहुत सारे लोग डर गए, बहुत सारे लोग पीछे हट गए। और आज की ये जो फर्द जुर्म आयद होना या चार्जशीट का, इसका मतलब ये है कि वो सारी बातें हवा में थी और वो सारी बातों का कोई वजूद नहीं था। केस प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ रहा था, कानून अपना रास्ता ले रहा था और चीजें आगे तवातर के साथ बढ़ रही थी। फिर बहुत सारे लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी बदकिस्मती है कि फाइल खुल जाती है, बंद नहीं होती। और आज साबित हुआ कि कुछ फाइलें जो खुलती हैं तो फिर वो बंद होने की तरफ भी चली जाती हैं। तो जनरल फैज साहब का ये मामला आगे बढ़ना और कोर्ट मार्शल तक चीजें आहिस्ता आहिस्ता जाने की बातें होना, इस बात की दलील है कि ये जो फाइल खुली थी, जो केस खुला था, ये मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहा है और बात यहाँ रुकेगी नहीं, बात इससे आगे भी बढ़ेगी। 3 अफसरान तो गिरफ्तार कर लिए गए जो जनरल फैज साहब के नेटवर्क का हिस्सा थे, लेकिन बात सियासतदानों तक भी जाएगी
اور یہ پنڈورا باکس یہاں پہ بند نہیں ہوگا. میں اگین کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اور پاکستان کے حالات کے اوپر اس فیصلے کے گہرے اثرات ہوں گے. اگر اس میں شفافیت ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے فوج کے ادارے کی ایک بہت بڑی سٹرینتھ بنے گا یہ فیصلہ. لیکن اگر اس میں بھی کوئی سیاست ہوتی ہے تو پھر شاید اس پہ اسی طرح تنقید ہو جیسے پہلے تنقید ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے, یہ پاکستان کے فوج کے ادارے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے. کورٹ مارشل کے اس کا عمل کا آغاز ہو چکا ہے. جنرل فیض آپ کے سامنے آیا, چارج شیٹ کر دیا گیا ہے ان کو. اس سارے معاملے کو رانا صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور از دیٹ ٹرو کہ پنڈورا باکس صرف ان تک نہیں ہے معاملہ؟ تو ابھی تو بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں جو اس میں آئیں گے. نہیں بڑے لمبے لوگ نہیں, صرف عمران خان ہے. اور یہ جا کے آخر میں عمران خان پہ پنڈورا باکس کھلے گا. کیونکہ جنرل فیض صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا ایک سوسائٹی کے ایشو پہ, لیکن پھر اس کے بعد ان پہ مس کنڈکٹ, اختیارات کا ناجائز استعمال, پرتشدد کاروائیوں میں حصہ دار, سیاسی جوڑ توڑ, یہ ساری چیزیں ہوئیں. پھر ابھی ریسنٹلی جب ڈیالہ جیل کے اندر یہ بات کھلی کہ عمران خان کو تو بڑی سہولتیں میسر ہیں, وہ تو گفتگو بھی بار کر سکتے ہیں سارا کچھ, تو وہ تانے بانے جو تھے وہ کلیئر ہو گئے تھے کہ یہ آخر میں عمران خان کے اوپر بات جائے گی. اور جیسے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بھی اب ٹرائل جو ہے وہ ملٹری عدالتوں میں ہونا ممکن ہو جائے گا. تو اس کا سیاسی امپیکٹ تو ہے ہی ہے, بالکل ہے. لیکن میں اسے جس نظر سے دیکھتا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو فیصلہ ہے پاک فوج کا. میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں کیونکہ اس فیصلے کے بعد یہ پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ کوئی بھی افسر جو اب بھی افسر ہے اور اگر وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا تو کل کو جا کے اسے بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا پازیٹیو ہے اور اس سے سب لوگوں کو ایک سبق سیکھنا چاہیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم وی آر انٹچیبل, ہمیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. لیکن جو تاریخ کا پہیہ ہے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جنرل فیض جو ایک وقت میں یہ سمجھے جاتے تھے کہ ان کی مرضی کے بغیر پاکستان میں چڑی پر نہیں مار سکتی ہے, وہ کسی طرح کورٹ مارشل کا شکار ہوں گے اور پھر ان کے ساتھ یہ اتنا کچھ ہوگا. تو یہ تو ایک چتاونی ہے باقی لوگوں کے لیے بھی کہ اگر جنرل فیض صاحب ایک پریزیڈنٹ بن رہے ہیں تو یہ مثال رکے گی نہیں, آگے بڑھتی جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ سب لوگ اس واقعے سے سبق سیکھ کے اپنے اپنے ڈومین کے اندر واپس چلے جائیں. جب لوگ اپنے ڈومین میں واپس جائیں گے تو پاکستان میں خود بخود بہتری آ جائے گی. جب ہم اپنے حدود سے نکل جاتے ہیں اور حدود سے نکل کے ہم دوسرے کی پریمیسز میں جا کے یہ طے کرتے کہ ہم نے فیصلے کرنے جو بھی کرنے, تو وہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے, وہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ کام رکے نہ, یہ کام ایسے چلتا رہے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ چونکہ یہ جب یہ کر رہے تھے تو جنرل باجوہ صاحب کی چھتری کے نیچے کر رہے تھے, تو جنرل باجوہ صاحب کو بھی ایک دفعہ لایا جائے کہ آپ کے علم میں تھا تو آپ نے کیوں نہیں روکا. بالکل ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ تو آپ کا آ گیا. راحت صاحب, ویسے جو عام سول کورٹس کے اندر مقدمات چلتے ہیں نا, وہ تو کل بھی ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ تو جیلوں کے اندر ہوتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے مقدمات سماعت کے لیے نہیں آتے. بٹ ملٹری کورٹس کا جو ٹرائل ہوتا ہے بڑا سپیڈی ہوتا ہے, ود ان اے منتھ آپ کو ریزلٹ سامنے آ جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی جنرل فیض کے اتنا ہی سپیڈی ہوگا؟ مجھے لگتا ہے جی کہ جنرل فیض کا جو ٹرائل ہے یہ سپیڈی ٹرائل ہوگا اور اس میں کوئی 2-4 دن کی آگے پیچھے کی بات ہو سکتی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کا جو دھرنا تھا, 24 نومبر کا اور 26 کو جو ڈی چوک میں ہوا, اس کو جوڑا جا رہا تھا اسی بات سے کہ یہ جی 24 کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 25 کو شاید فرد جرم عائد ہوگی اور چارج شیٹ کر دیا جائے. لیکن پھر اس کا ایک آدھا ہفتہ اس کا اور دیکھا گیا. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھے ہفتے کا تھوڑا ڈیفرنس ہو, لیکن یہ ہوگا سپیڈی ٹرائل. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس پہ جنرل فیض صاحب کو صفائی کا موقع نہیں دیا جائے گا. صفائی کا موقع دیا جائے گا. وہ ہائی کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں,
मेरी इतला के मुताबिक मियां अली इशफाक उन्होंने नया वकील कर लिया है आज ही, और वो आगे ट्रायल में पूरी तरह से अपना दफा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बात अगेन हम करेंगे कि पाक फौज का एक डिसिप्लिन्ड अदारा है, उनका एक अपना तरीकाकार है, उसमें सिविल साइड से बहुत ज़्यादा मुदाखलत उस तरह से नहीं की जा सकती। ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे हो। ख्वाहिश तो जनरल फैज साहब की भी थी, 20-25 साल का मंसूबा था कि वो सारी एजेंसीज के हेड बन जाएंगे और बानी पीटीआई पता नहीं प्रेसिडेंट पाकिस्तान होंगे। एक पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में एक पूरा प्लान और मंसूबा था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। और तारीख का एक अपना तरीकाकार है, अपना एक तारीख का एक जबर होता है कि आज के जो विलन है कल के वो हीरो भी हो सकते हैं, जो कल के हीरो थे आज के विलन भी हो सकते हैं। तो ये एक मतनाज़े तरीन एक शख्सियत के तौर पे जनरल फैज को तारीख में याद रखा जाएगा कि वो सियासत के अंदर उनका क्या रोल था, किस तरह पीटीआई को वो कंट्रोल करते रहे, किस तरह वो जाली पीर बना के बुशरा बीबी तक बशारतें पहुंचाते थे, और किस तरह बानी पीटीआई तक पहुंचती थी, और किस तरह उनके ब्रेन को और जहन को कंट्रोल किया जाता था, और किस तरह अच्छा वैसे ये सारी दफात चार्जशीट में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो मैं अगर चार्जशीट से मैं डाल नहीं रहा, अगर कहते हैं तो हम वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्नों वाली भी डाल दें, लेकिन ये जिन्नों शिन्नों का ताल्लुक नहीं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती की एक तारीख है कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे लोग भी जिन्नों बूतों के इस तरह कायल हो सकते हैं कि एक मोहतरमा जाके वो सारी चीज़ों को कैप्चर कर सकती है, दिमागों को जहनों को कैप्चर कर सकती है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को जाके वो लीड भी कर सकती हैं, और जो 20-20 साल के पार्टी के साथ लोग चल रहे हैं उनकी ऐसी तैसी भी कर सकती है। तो ये एक बदकिस्मती की कहानी है। आगे चल के मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि पीटीआई का जो पीटीआई कहती थी कि ये 47 की पैदावार हुकूमत है, फार्म 47 की पैदावार है और नाजायज हुकूमत है, और हम इसको नहीं मानते और इसके मैंडेट को भी नहीं मानते। और आपको याद होगा कि 24 नवंबर का जो मेन मुतालबा था वो यही था कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। तो आजकल पता है क्या हो रहा है, 5 रुकनी एक कमेटी है पीटीआई की, मुज़ाकराती बैठ के इंतजार कर रही है कि कोई संदेशा उसी नाजायज हुकूमत की तरफ से आ जाए। वेट हो रहा है। अच्छा। और कह रहे हैं जी हम तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, उसी नाजायज हुकूमत से, उसी फार्म 47 वाली हुकूमत से, और उसी हुकूमत से तरले किए जा रहे हैं कि अल्लाह दा वास्ता जे पहले तो GHQ वाल देख के तरले किए जा रहे हैं, उधरों कोई संदेशा आज उधरों तो बंद हो गया, गेट ही बंद हो गया। ठीक हो गया। अब गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि ये 5 रुकनी कमेटी है, तो खुदा के लिए हमारी तरफ आ जाए। असद कैसर साहब जैसा नजरियाती आदमी, वो कहता है जी हम हुकूमत से बात करने को तैयार। सुनाते हैं जरा आपको। नहीं जी, असद कैसर की गुफ्तगू राना साहब, अब आपने राहत साहब को गुस्सा नहीं करना कि ये राहत साहब ऐसे ही छोड़े हैं, लिखी लिखाई खबरें हैं, और अब खुद कह रहे हैं असद कैसर साहब, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं, असद कैसर को ये किसने मैंडेट दिया है? क्या असद कैसर ऑफिशियली मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है वो? बस हिस्सा है ना, तो एक पार्ट है ना, 5 लोग और भी हैं उनके। असद कैसर तो बहुत अरसे से, जब यहाँ पे ये मारधाड़ हो रही थी तो लंदन में फिर रहे थे। तो लंदन में क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, दरिया टेम्स के किनारे वो स्ट्रॉबेरी खाते हुए, और मैं हाले को माइकल जैक्सन का गाना सुन रहे होंगे जब यहाँ पे सारा कुछ चल रहा था। तो असद कैसर की बात को इतनी वो नहीं है, लेकिन मैं इसकी, आप ये स्पीकर हैं, कैसी बात कर दी है, ये स्पीकर है जो कि है एक्स स्पीकर है। जी जी, असद कैसर की बात को आप वैल्यू नहीं कर रहे। वही ऐसे स्पीकर है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैर आईनी फैसले करते रहे। जी, तो हर दफा जो ये कह रहा था कभी हीरो और कभी विलन होते ना, वो बदलते रहते हैं, वो कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन मैं इसकी इस बात को बाई करता हूँ कि ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग, ये तोहम परस्ती। अब देखे ना, बीबी शहीद अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बाबा धनका से जाके डंडे खाती थी कि मुझे इक्तदार मिलेगा। बाबा धनका एक थे बड़े मशहूर करैक्टर। अभी हमारी मरियम साहिबा के पास एक स्टील का गिलास है जो वो हर वक्त पकड़ के रखती है। मुझे नहीं पता कि उस गिलास में क्या है या क्या नहीं है, या कोई तोहम परस्ती की वजह से, या कोई फैशन है जो वो स्टील का गिलास वो रहती है, उसमें पानी भी नहीं होता फिर भी वो ऐसे करती थी। तो ये तोहम परस्ती कोई किसी एक का मसला नहीं है।
ठीक है ना, ये सबका ही मसला है। अभी ये कह रहा था कि जी वो पता नहीं यहाँ पे साया, इसका पेपर उठा के ले गए, ये कहीं रख के गया था, तो मुझे कल की बात है, कल पानी की बोतल और पेपर को उठा, अब वो साया था कोई क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब पीटीआई कहती है हम किसी से बात नहीं करेंगे, तब होता है लो जी किसी ने गाली नहीं कर दे, ऐसे किसी को मानते ही नहीं। अच्छा। और जब वो कहते हैं कि हम किसी से बात करेंगे, कहते लो जी गल कर दे रहे। मैं एक तकरीब में था, तो एक खातून मेरे पास आई, आके कहती है आप हसन निसार हैं। मैंने कहा नहीं मैं हसन निसार नहीं हूँ। तो मैं उठ के साइड पे चला गया, फिर वो आई, कहती नहीं आप हसन निसार हैं। मैंने कहा नहीं मैं हसन निसार नहीं हूँ। अच्छा 5 मिनट बाद फिर मैं कहीं खड़ा, वो फिर आ गई, कहती है आप हसन निसार ही है ना। मैं जिच हो गया, मैंने कहा मैं हसन निसार हूँ। कहती लो हूने तो कह रहे सो नहीं है कि। तो ये आलम है लोगों का, ये तो किसी से बात नहीं करते, जब बात करते लो जी बात कर रहे। तो की बात ये है कि वो असल में भी हसन निसार को नहीं जानती थी। नहीं वो मैंने भी नहीं जानती, मसला मुझे ये नहीं था, मसला ये था कि मुझे भी नहीं जानती थी। लेजेंडरी लेकिन मैं आज ये कर रहा हूँ कि जब पीटीआई जब पीटीआई किसी से बात नहीं करती तो कहते हैं लो जी तो किसी से बात करने को तैयार नहीं, जब वो बात करते कहते लो जी गल कर रहे हैं। मगर क्या करें फिर वो, आप उन्हें जीने देंगे कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूं जी 9 मई के मुलजिमों को सजा दें, जो भी है उसे दें, अच्छी बात है। ये बात अब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन अगर अवाम उन लोगों को वोट दे रहे हैं तो फिर उस वोट का क्या फ्यूचर है। अगर 8 फरवरी को एक बड़ी तादाद ने वोट दिए तो उस वोट का फ्यूचर क्या है, उसकी अहमियत ये कदर कोई है या खत्म हो गई। उन्होंने फॉर्म 45 पे दे दिए ना, 47 पे नहीं दिए। नहीं ना, 47 वालों को वोट की जरूरत क्या है। अच्छा। 47 वालों को क्या जरूरत है वोट की भाई, वो तो अल्लाह की उनपे वैसी ही मेहरबानी है माशाल्लाह, ठीक है ना। वो तो जो मट्टी को हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगी, ठीक है, तो उनका तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अगर अब पीटीआई कहती है कि चले मुज़ाकरात करें या बात कर लें, तो आप कहते हैं वो फवाद चौधरी साहब को कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह को मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी इमरान खान को बाहर ले आए और इलेक्शन करा दे, कहते वो दोहरी अक्सरियत में आ जाएगा, फिर सानू अंदर सूट देगा, ठीक है ना। तो बात ये कि ये जो सिलसिला चल रहा है ना, इसको खत्म होना चाहिए। और ये जो पॉपुलर क़यादत हमेशा आके कहीं फंस जाती है ना, ये सिलसिला भी रुकना चाहिए। पॉपुलर क़यादत को भी सोचना चाहिए और सिलसिले को भी सोचना चाहिए, सिलसिले को भी सोचना चाहिए है। जो दोनों जानिब से है गुफ्तगू और मुज़ाकरात के लिए अगर बार बार कहा जा रहा है, तो फिर मुज़ाकरात के लिए कोई सही, कोई ऐसा बंदा जो कि मुज़ाकरात को लेकर सीरियस हो, उसको शामिल करना चाहिए, ताकि ये जो एक सियासी टेंशन है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, ये हल हो। यहीं से ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू आके बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जनरल फैज की चार्जशीट के हवाले से तो जाहिर है सबको खबरें पहुंच चुकी हैं, और आज इमरान खान की बहन जो है वो अलीमा खानम, वो भी उनको मिलकर आई हैं और उन्होंने बताया है कि वो तो बिल्कुल लाइल्म है कितनी शहादतें हुई हैं। अलबत्ता वो बार बार मुतालबा जरूर एक ये कर रही हैं कि जो 24 नवंबर से 26 नवंबर के दौरान जो कुछ भी हुआ, हमारे कारकुनान पर जो कुछ भी तशद्दुद किया गया उनके बकौल, वो उसकी फुटेजेस सामने आए, और 9 मई के हवाले से जो जो भी मुलविस है, ये जेल से बार बार मुतालबा आ रहा है कि फुटेजेस सामने जरूर आनी चाहिए। और उन्होंने मीडिया टॉक भी की है, ये नाहक FIRs हैं, नाहक कैद में हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और कुफ्र का निजाम चल सकता है, लेकिन इंसाफी का नहीं। राहत साहब, ये सब बातें जो कि वो कर रही हैं, ये एक तरीके से इमरान खान के अल्फाज है ना जो कि वो अदा कर रही हैं जब जेल से मुलाकात करके आती हैं। अब चार्जशीट आने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या उनके अंदाजे बयां में, गुफ्तगू में, रिस्पॉन्स में कोई नरमी आएगी? देखिए जी, हुकूमत की तरफ से जो जवाब नहीं आया मुज़ाकरात का, और जिस मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी PTI की कमेटी कई दिनों से बैठी इंतजार कर रही है, और उनका मुंह है प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ आजकल, तो उसको लेट करने की वजह ये थी हुकूमत की तरफ से कि वो चाह रहे थे ये फैसला आ जाए, और फैसला आने के बाद ये लेवल पे आ जाए, PTI लेवल पे आ जाए, तो फिर इन्होंने गल करेंगे। ओके, तो आज फैसला आ गया। अब बहुत सारे लोग जो हवाओं में उड़ रहे थे, मकबूलियत की हवाओं में, वो लेवल पे आ जाएंगे, और ये फैसला अब डिसाइड करेगा आने वाले सियासी मंजरनामे को। राइट। और ये आज जवाब दे दिया गया है, फैसला दे दिया गया है, और इसका मैसेज जिसको देना था वो भी मिल गया। फैसल वोडा साहब का टेम्परेचर भी बढ़ गया, आपने देखा 2 दिन पहले वो क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं।
तो फैसल वाडा के बयानात को मैं नहीं, टेम्परेचर उनका पहले भी इतना ही है, मैं हाई उसको इस तरह नहीं, एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ है। हाँ। मैं उसको इस तरह से लेता हूं कि फैसल वाडा के जो बयानात हैं इसको बड़े संजीदगी से लेना चाहिए। फैसल वाडा की स्टेटमेंट्स जो हैं वो वार्निंग है बेसिकली कि इमरान खान का कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा अंजाम ना हो जिससे बचने के लिए रियासती अदारे शायद आखिरी हद तक ये कोशिश कर रहे हैं, और फैसल वाडा के बयान ये इसकी एक आखिरी कोशिश है। और इसलिए मैं कहता हूं कि उन बयानात को संजीदा लेना चाहिए। लेकिन मेरी इतला ये है कि तमाम तर उनके बयानात और तमाम तर मसालती कोशिशों के बावजूद खान साहब अपनी जिद पे अड़े हुए, और वो बातें जिस तरह उनसे बात की गई थी और जिस तरह की चीजें लेके चला गया था, वो सारी चीजें वहां पे एक डेडलॉक की सूरत बनी हुई है और चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही। और उस सारी चीज में सिर्फ अडयाला जेल उसमें मेन रोल प्ले कर रही है। दूसरी बात, राणा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जी पीटीआई के बारे में कहा जाता है कि जी वो मुज़ाकरत नहीं करते, अगर मुज़ाकरत करते हैं तो कहा जाता है कि क्यों नहीं करते, क्यों करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी का बयानिया इन बयानात पे होगा कि कोई कहे कि मुज़ाकरत करो तो मुज़ाकरत करने लग जाए, कोई कहे जी क्यों करते हैं तो मुज़ाकरत रोक दें, तो उस पार्टी को तो वैसे ही सियासत बंद करके वो और काम कर लेना चाहिए उन दोस्तों को। उनका एक अपना नैरेटिव, एक अपना बयानिया, एक अपना मकसद, एक अपना टारगेट। इमरान खान तो आज तक यही कहते हैं कि मैं इन करप्ट लोगों से बात हाथ ही नहीं मिला सकता। ये कोई पहली दफा थोड़ा लोगों ने तनकीद की है, ये तो जनरल बाजवा साहब चीख के कहते रहे कि आप तरले करके कहते रहे कि जाके हाथ ही मिला लो। उन्हें क्या मैंने वो हाथ मिलाना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे नहीं है कि किसी के बयान की वजह से पीटीआई इतनी मफामती हो गई है कि उन्हें कहा जी असं गल नहीं कर रहे सन, हुण असीं गल करने तैयार हैं, चूंकि लोग कहते हैं। ऐसा नहीं, ठीक है। हालात और वाकयात आपको मजबूर करते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग की दुश्मनी सारी दुनिया को पता है, 88 भी हमने देखा है, 90 भी देखा है, फिर सीओडी भी देखा है, और आज मोहब्बतें भी देखी और आज फिर गिले भी देखे। तो ये जरूरतों के इत्तेहाद होते हैं, ये गैर फितरी इत्तेहाद और गैर फितरी ये मुलाकातें होती हैं। इत्तेहाद बड़ा पीछे दिल में कुछ होता है, मुंह पे मुस्कुराहटें होती हैं, कहानी कुछ होती है। तो मैं आज भी ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे ये तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे भी मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि सारे हजरात की जो लगामें हैं वो अडयाला जेल के अंदर है, वहां से खींची जा रही है, वहां से खींची जा रही है। और बात भी यही है, लीडर तो उनका वही है ना, खुद से हर कोई थोड़ी अपनी डायरेक्शन दे सकता है। राणा साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह अलीमा खानम कह रही है कि वीडियो सामने आनी चाहिए है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अब जो चार्जशीट है इसके बाद कोई इनका बयानिया, कोई मुज़ाकरात, कुछ नरमी होगी, कोई हीट कूल डाउन? अच्छा देखिए, पहले तो एक मैं बात बताएं कि हम साफी हैं और दुनिया भर को देखते हैं। कहीं फेस्टिवल हो रहा है, कहीं टमाटर मारने का मुकाबला हो रहा है, कहीं कोई हाई जंपिंग का मुकाबला हो रहा है, कहीं कुछ हमारी किस्मत में लिख दिया है कि ये गद्दार है, ये वतन फरोश है, ये है, ये तखरीबकार है, ये दहशतगर्द है। ठीक है, हमारी किस्मत में लिख दिया गया कि हम सिर्फ सुबह से शाम तक यही सुनते रहे, यही देखते रहे, और कोई ये सवाल ना करे कि ये सारी चीजें अपनी जगह पे है, ये बताओ हमें रोटी क्यों नहीं मिलती। ये सारी चीजें ठीक है, ये कोई गद्दार भी होगा, कोई वतन फरोश भी होगा, ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे बाहर क्यों पढ़ते और हमारे बच्चों को स्कूलों में दाखिला क्यों नहीं मिलता, या मिलता है तो उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिलती। इस पे कोई बात नहीं करेगा। जो असल बात है, मैं तो पिछले कुछ 50 साल से यही खेल देख रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है। ठीक है ना, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं को बात, अदरवाइज यही गद्दारी, यही वतन फरोशी, यही तखरीबकार, यही दुश्मन, ये सारा कुछ यही देखता आ रहा हूं। ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, क्या जो एंगल आप दे रहे हैं वो एंगल भी ठीक है, और जाहिर है पब्लिक की डायरेक्ट रिलीफ से ही कनेक्टेड है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक तरीके से क्या प्रेशराइज करना था इमरान खान को जनरल इसके जरिए, फैज के जरिए? अब देखें, खुद ही जुल्फकार राहत ने कहा है कि जी सारा कुछ हो जाता है, बडयाला से इनकार आ जाता है। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि वो शख्स झुकने पे तैयार नहीं है। अगर वो झुकने पे तैयार होता तो अब तक कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई बन गया होता, बाहर चला जाता, कोई रिलीफ मिल जाता। लेकिन ये जो तासुर है कि वो नहीं मान रहा, तो किस चीज के लिए नहीं मान रहा, आखिर क्या नहीं मान रहा, तो बन जाए।
क्या हो गया, बन जाएंगे तो अगर इमरान खान की किस्मत में इसी तरह मरना लिखा है तो इस तरह मर जाएगा, क्या हो गया, क्या हो जाएगा। ठीक, हिस्ट्री में लोग हम सारी जिंदगी तो नहीं जिंदा रहते, लोगों ने मरना होता है। हाँ ये बात जरूर है कि मरने के बाद तारीख बाजों का तय करती है कि मरने वाला जो था वो विलन था या हीरो था। ठीक है, जब सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था तो सरकारी तौर पे तो उसे एक मुजरिम के तौर पे प्याला पिलाया गया था ना, लेकिन वो तो बाद की बात हुई कि सुकरात क्या रहा, ये सुकरात का नाम किस तरह आया, मैं वो नहीं जा रहा। और ये जो मुज़ाकरात की बात है ना कि हुकूमत अब नहीं आ रही, वो भा देख रही है, वो बच्चा स्कूल आया है 2 बजे और टीचर ने कहा तुम लेट क्यों, कहता जी मेरी 98 को आज गई थी। उस दौर में ये जो 5-50 का वो नहीं होता था नोट, वो 98 बड़ी वो कीमती होती थी। अच्छा, उन्होंने कहा वो गुआच गई थी तो इसलिए मैं लेट आया, मैं उसे ढूंढ रहा था। दूसरे ने कहा तुम क्यों लेट आए, कहता जी मैं उधर पैर रख के खड़ा ऐसा। ठीक है ना, तो मुज़ाकरात में अगर कोई पैर रख के खड़ा हुआ है तो वो बेचारे कैसे आ जाएंगे, क्या करें। ठीक है ना, मुज़ाकरात में अगर किसी ने पैर रखा हुआ है तो वो मुज़ाकरात करने ने अच्छा, हुकूमत क्यों चाहेगी कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं? वो तो हुकूमत उनकी चली जाएगी, उनकी तो पूरी कोशिश होगी मुज़ाकरात ना हो। मैं बताऊं, देखें बड़े बड़े तरीके से पीटीआई को कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है। अच्छा। मिसाल के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब तहरीक चलाएंगे, ठीक है, ताकि तहरीक का रुख उनकी तरफ हो जाए और पीटीआई दूसरे नंबर पे चली जाए और सारा मीडिया और ये बड़ी बारीक गेम में खेली जा रही है। अच्छा। ठीक है, और जो मेरे नजर में मैं समझता हूं हालात को देख के, देखे ना आज 40 पीटीआई लीडरों के 9 मई के ऊपर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। रमना क्या कहते हैं थाने में बुशा बीबी और गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। तो आपको एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि देयर इज नो मर्सी फॉर पीटीआई, ठीक है ना। और पीटीआई के फिलहाल जो हालात लग रहे हैं कि जमीनी हालात उसके मुताबिक है कि इमरान खान और पीटीआई के लिए कोई रिलीफ, कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। लेकिन कल क्या हो किसी को पता है, कल तो कल आने वाला जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, बिल्कुल ठीक है ना। बशारुल असद का कौन सोच सकता था, ये उसकी बेटी मुजीबुर रहमान की बेटी बांग्लादेश वाली जो है शेख हसीना, कौन सोच सकता था कि चंद घंटे बाद जिस जगह पे वो रियासत के वाली थे वो चंद घंटे बाद उन्हें वहां से भागना पड़ता है और जाके कहीं और पनाह लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये हुक्मरान कितना लंबा चल पाते हैं, शहबाज शरीफ साहब कितनी लंबी हुकूमत कर लेते हैं और इमरान खान को फाइल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, और उसका मकबरा जो भुट्टो से बड़ा बनता है या नहीं। नजरिया जरूरत के तहत तो यहाँ पर इत्तेहाद होता है और हमने देखा भी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसकी एक एग्जाम्पल है। राहत साहब, मौलाना साहब अगर आ जाते हैं सड़कों पर तो फिर तो ये मुज़ाकरात और ये जनरल फैज और चार्जशीट और ये सब कुछ बैक फुट पर चला जाएगा। तो उस दौरान कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं ताकि इतनी लाइमलाइट ना मिल रही हो इन लोगों को। देखिए, जो राना साहब एक बात कर रहे हैं ना कि हमारे जो रियल इश्यूज हैं, इस पे तो जाहिर है हम मीडिया के लोग भी उतने ही मुजरम हैं कि जो जिन इश्यूज पे हमने बात करनी चाहिए, सारे अखबारात और सारे लिखने वाले बोलने वाले हम उन इश्यूज पे बात नहीं करते। और गवर्नमेंट को जाहिर है ये बात सूट करती है कि वो एक ऐसा इशू जिस पे 2, 4, 6 घंटे निकल जाए और उसको फिर 2 रिपीटें डालें तो 24 घंटे गुजर जाते हैं, जान छूट जाती है, अगले दिन फिर से। जो रियल इश्यूज हैं वो तो एड्रेस नहीं हो पा रहे। जो चूरन बिक रहा है, जो सौदा बिक रहा है मीडिया के अंदर, मीडिया भी जाहिर है उसी तरीके से उन चीजों को लेके चल रहा है और लोगों का भी एक खास मिजाज बन गया। अब जहां पे चले जाएं, यकीन करें, किसी मॉल में चले जाएं, किसी जिम में चले जाएं, जहां पे चले जाएं, 2, 4 लोग हमें कुछ जानते हैं, वो सबसे पहला सवाल ये करते जी की बनेगा, जी की हालात, यानी पूरी दुनिया के अंदर अरबों रुपए लगा के गैर यकीनी खत्म की जाती है। हमारे यहाँ अरबों रुपए लगा के पैदा की जाती है ताकि ये हैंग अप सिचुएशन के अंदर सुबह उठते हैं शाम तक यही और पता ही ना चले कि आगे होना क्या। तो ये एक आपकी मैशत की जो सबसे इसमें सरमायाकार कैसे आएंगे, सबसे बड़ी दुश्मनी है गैर यकीनी है। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज जो चली गई थी ना ऊपर चांद के, अभी भी बुलंदी पर आज शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट वापस आई है, इसहाक डार का भी स्टेटमेंट है, ये चीजें फिजा इस तरह से नहीं चल सकती और आपने अपने घर को इन ऑर्डर करना होता है, चीजों को आपने बेहतर करना है। अगर माशी इस्तेकाम चाहिए तो पोलिटिकल इस्तेकाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कब पाकिस्तान को नसीब होगा,
कब पाकिस्तान के अंदर माशी तो इस्तेहकाम के साथ साथ पॉलिटिकल इस्तेहकाम आएगा। ठीक है, लेकिन मैं राणा साहब जो की बात को मैं चाहूंगी कि उसकी तरफ आए, मैं वो भूल गई। इन्होंने बात बड़ी ठीक की है कि जनरल फैज ने सब कुछ किया तो जनरल बाजवा के अंडर में ही था ना, सुपरविजन तो उनकी थी, तो क्या दायरा कार में वो आएंगे? देखें, केस तो टॉप सिटी का था। एक बात आपने हमेशा ही सुनी है, हर शख्स कहता है आर्टिकल 6, फलाने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, फलाना गद्दार है। तो आर्टिकल 6 को अगर आप पढ़ना शुरू कर देना तो वो उसकी इतना खौफनाक है कि वो एक शख्स पे नहीं लग सकता। वो उसकी एक लंबी सीरियल है कि कौन कौन लोग उसमें मामन है, कौन फैसिलिटेटर है, कौन ऊपर था, कौन नीचे था। इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें जाहिर है बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए तो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन बात राणा साहब की वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर ये प्रेसिडेंट अब बन गई है तो ये आगे चीजें चलनी चाहिए। कोई भी शख्स सियासत के अंदर मुलव्वस होता है किसी भी शक्ल में, तो जाहिर है आने वाले वक्त में वो फैसला होगा। लेकिन बात फिर वही है कि तारीख के हाथों आपने मरना है या किसी के हाथों मरना है। तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैसला करते हैं कि तारीख के हाथों उनकी मौत नहीं होनी चाहिए, जैसे उन्होंने बात की सुकरात की, तो हमारे जैसा कोई नालायक शिगिर्द था उसका, उन्होंने कहा उस्ताद जी तुसी तो मर जाना, ज्यादा पहला तुसी पी लिया तो कोई वसीयत ही कर जो आखिरी। उन्हें क्या, मैंने अफसोस है कि मैं ताड़े वर्गे शिगिर्द पैदा किए ने, मैं मर रहा, मैं तो अमर हो रहा। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ यही नहीं समझ पा रहे कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं मर चला, मैं तो मर नहीं, मैं तो अमर हो रहा। लिहाजा आज भी ਜਿਹੜੇ बानी पीटीआई ने उनके जो शिगिर्दान है और जो हजरात हैं बाहर, वो उसी तरह के शिगिर्द हैं और उसी तरह के वो हजरात हैं जिनको समझ ही शायद नहीं आ रही बैक बेंचर्स कि वो क्या चाहते हैं, अंदर वाले और बाहर वाले क्या चाहते हैं। अब इनका आपस में कोऑर्डिनेशन क्या है, ये बाहर वाले ऑर्डर कहाँ से होता है। हाँ। अब असद कैसर साहब को भी अगर कहा जाए कि वो उनका कोई स्टैंडिंग नहीं है तो फिर मैं इस पे क्या कर सकता हूँ। हाँ, वैसे ये बात तो राणा साहब की असद कैसर की स्टैंडिंग मतलब वो पार्टी में पार्टी नंबर 2 लेवल पे खड़े, ये टॉप लेयर की लीडरशिप है इस वक्त राणा साहब, खान साहब के बाद है। हाँ एग्जैक्टली, ये टॉप लेयर की लीडरशिप है ना, जो इस किस्म के बगैर रिस्पांस नहीं आ रहा। हो सकता है कि ये भी उनकी एक मूव हो ताकि ना वो इतना अपनी तरफ हाइप को देना चाह रहे हो मुज़ाकरात के लिए। बट द पॉइंट इज कि अभी आई मीन ये मुज़ाकरात के लिए जो बाहर वालों से बात कर रहे हैं, क्या अभी भी ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं या गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? देखिए असद कैसर की पहले तो मैं एक बात बताऊं कि ये चीज ऑन रिकॉर्ड के जब कौमी असम्बली में इमरान खान ने एक वो स्पीकर के जरिए रूलिंग दिलवानी थी तो असद कैसर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं चले गए थे, कासिम सूरी आए थे, कासिम सूरी आए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी गवाही मेरे भाई ने दे दी। नहीं, ये तो जो नंबर वो मुझे बता रहे थे कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, काम है वो मेरा भाई पर जल गए थे। हाँ जी, मेरा भाई मुझे बता रहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान खान के बाद, तो मैंने कहा उन्हें याद करा दूं कितने इंपॉर्टेंट थे। अभी भी जरा अच्छा इंपॉर्टेंट तो है, अब वो होंगे इंपॉर्टेंट, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा, मैं तो वैसे एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुज़ाकरात हो या ना हो, अब ये इतना मैटर नहीं कर रहा। बात अब कहीं आगे चली गई है, बात चली गई है जनरल फैज के चार्जशीट के बाद, उससे आगे के मामला मुज़ाकरात नहीं हुए तो बात इतनी आगे गई है ना। अच्छा नहीं, वो मुज़ाकरात जेड़े तुसी कह रहे हो ना, वो तो चिड़ी चिड़िया दी कहानी है, जो मर्जी शुरू कर दो, उससे कोई रिजल्ट जब नहीं निकलना तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ। अच्छा, दूसरी ये वावडा साहब की जो हम बार बार मिसाल दे रहे हैं, काश हमारे प्रोड्यूसर वो वावडा साहब का एक क्लिप चला दें जो उन्होंने इमरान खान के लिए एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था, जिसमें कहा था कि इमरान खान मेरा बाप है और क्या कहते हैं, इमरान खान का दिया वही मैं सब कुछ हूँ जो भी हूँ। वो क्लिप समहाउ कल चला दीजिएगा, दिखाइएगा, चले निकाल लेते हैं जी, वो क्लिप निकालें भाई। वो जो हमायत अली शायर का एक शेर था ना, किस हर कदम पे एक नए सांचे में ढल जाते हैं लोग, देखते ही देखते कितना बदल जाते हैं लोग, है। और कहते हैं शायर उनकी दोस्ती का अब भी दम भरते हैं आप, तो ठोकरे खा खा कर सुनते हैं, संभल जाते हैं लोग। फिर शुएब अजीज का शेर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है, इस तरह के अच्छा, क्योंकि आप जो काम इस तरह के करेंगे तो शुएब बिन अजीज साहब का चूंकि एक ही शेर सबको याद है ना, अच्छा, ठीक है ना, तो वो ही कोड हो जाता है। हालांकि उस गजल का जो असल शेर था वो ये था कि दोस्ती का झगड़ा क्या, आशिकी से क्या मतलब, मैं तेरे फकीरों में, मैं तेरे गुलामों में। तो दोस्ती में कोई कमिटमेंट नहीं होती। लेकिन आप सुन ले, मेरी सुन ले बात, ये कि बाहर वाले इन्वॉल्व हो या ना हो, हाँ, कुछ भी हो जाए,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے. اس طرح مسئلوں کے حل نہیں نکلیں گے. میری ذاتی رائے کہ اس طرح مسئلوں کے حل نہیں نکلیں گے. مسئلوں کے حل تبھی نکلیں گے جب عوام کو عزت دیں گے اور ان کی بات کو امپورٹنس دیں گے, اپنی بات کو امپورٹنس نہیں دیں گے آپ, تبھی حل نکلیں گے. Will there is a way. پہلے سب سے پہلے تو ول ہونی چاہیے ہے. ایسے لوگ ہونے چاہیے, بار بار وہی کہ مذاکرات کے لیے بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی ول ہو کہ وہ اس معاملے کو, اس پھڈے کو ختم کرائیں گے. بریک پہ مجھے جانا ہے, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اور بریک پر جانے سے پہلے رانا صاحب کی فرمائش تھی کہ فیصل وافدہ صاحب کی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں, ویسے یہ ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے وافدہ صاحب کی گفتگو کے جس میں وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں. اس سے پہلے تک عمران خان خود شیخ رشید کے بارے میں کیا کہتے تھے, بعد میں ان کو اپنا وزیر دفاع رکھ لیا, وزیر داخلہ. تو اب فیصل وافدہ سے ان کی راہیں عمران خان کی جدا ہو چکی ہیں, لیکن جب یہ بالکل ساتھ تھے تو کیسے بڑی بڑی باتیں وافدہ صاحب کرتے تھے, ذرا وہ بھی سنیں. یہ جی آپ نے سن لیا ہے فیصل وافدہ صاحب کا, اور وہی بات ہم بھی یہی کر رہے تھے کہ یہ اب جب جدا ہو جاتی ہے نا, راہیں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں, تو پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون کیسا ہے اور کون کیسا نہیں ہے, کون کتنے ظرف کا مالک ہے. تو یہ فیصل وافدہ تب کی محبت ہے, اب تو وہ کہتے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بچاؤں گا, میں ان کو کچھ ہونے نہیں دوں گا. یہ وافدہ صاحب, راحت صاحب, ہم نے کلپس دکھائے ہیں ان کے. کبھی آپ پہلی جماعت میں تھے, پھر 5ویں میں تھے, پھر آپ نے ماسٹر کر لیا. تو اسی طرح زندگی میں خیالات, سوچیں, چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اور میں اگر فیصل وافدہ کو اس بات پہ کہ اس نے اس وقت کہا تھا کہ جی عمران خان بہت اچھا ہے تو آج اس کو برا کیوں کہہ رہا ہے, تو یہ زندگی میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. عمران خان نے خود کو 35,000 یو ٹرن لیے ہیں, اور جن کو وہ ثواب سمجھتے ہیں کہ یو ٹرن لینا بڑا ثواب ہے. اور آج کی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جناب فیض حمید کے بعد, وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے جو سماعت مقرر ہو گئی ہے, جو سماعت کے لیے وہ مقرر ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ درینہ مطالبہ تھا بانی پی ٹی آئی کا کہ 9 مئی کے معاملے کو پروب کیا جائے اور اس پہ جے ٹی بنائی جائے اور اس کی انویسٹیگیشن ہو. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں رضا کہ 9 مئی کا واقعہ یہ اب ثابت شدہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک سازش تھی. اس میں بہت سارے لوگ ملوث تھے. اس میں جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی اس کے تانے بانے ملتے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے تانے بانے اس کے ساتھ ملتے ہیں. بلکہ یہ ساری چیزیں تو اب ایک حقیقت کے طور پہ سامنے آ چکی ہیں. کس کو نہیں پتا کہ سپہ سالار عاصم منیر صاحب کی جو تعیناتی تھی اس کو روکنے کے لیے کون لوگ سرگرم تھے, جنرل فیض کا نیٹ ورک اس میں کیا کر رہا تھا, بانی پی ٹی آئی کیا کر رہے تھے. یہ جو گکھڑ کے مقام کے اوپر جو انسیڈنٹ ہوا تھا, وہ سارا لانگ مارچ کہاں جانا تھا, وہ کیوں سٹارٹ ہوا تھا, پھر فائز عیسیٰ کو اس کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا ہو رہا تھا. تو ایک پلان تو تھا. جنرل فیض صاحب تو کھیل رہے تھے کھل کے, اور وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے تھے, اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے لمبے منصوبے تھے کہ جی 20 سال 30 سال حکومت کریں گے اور کسی کو آنے نہیں دیں گے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اندر ہوگی. لیکن پھر کیا ہوا, پھر چیزیں الٹ ہو گئیں. وہ لکھا ہوا سکرپٹ لگتا ہے کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا, وہ معاملہ الٹ ہو گیا. تو ایک فیصلے آپ کرتے ہیں, ایک پلاننگ آپ کرتے ہیں, تو ایک اللہ تعالیٰ کے پاس بھی چیزیں کچھ چل رہی ہوتی ہیں. تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نیچے بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو اس وقت اس طرح کا سین تھا کہ جنرل فیض صاحب بھی یہ سارے معاملات کے انچارج تھے. نہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بچ رہی تھی, نہ کوئی کرپشن کا کیس بچ رہا تھا. آئی پی پی سے دیہڑی لگانے سے لے کے, اور جو اس وقت کے چیئرمین نیب ہیں اس کو کس طرح چلاتے رہے, یہ ساری چیزیں ایک خوفناک کہانی ہے. اور آج جو ان کے کورٹ مارشل کے حوالے سے کیس آگے بڑھا ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, یہ ہوا میں نہیں بڑھا. اس کے پیچھے لاجک ہوگی, اس کے پیچھے ثبوت ہوں گے, اور ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر اس لیول پہ کیس کو آگے پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا. اور فوج کے اندر میں اگین کہوں گا کہ ایک خود احتسابی کا چونکہ عمل ہے, اسی بیس کے اوپر یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا. اور یہی پاک فوج کی سب سے بڑی سٹرینتھ ہے. یہی سب سے بڑی پاک فوج کی سٹرینتھ ہے. رانا صاحب, اب جو اعتراضات تھے جوڈیشل انکوائری کے لیے وہ ختم کر کے اب اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا اس کیس کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ ایکسپیکٹڈ تھا منصور علی شاہ آئیں گے اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوگا, وہ چیف جسٹس بنے نہیں ہیں, اب نئے چیف جسٹس ہیں اور یہ سارا کام ہونا ہے, تو اس پہ کوئی پوزیٹیوٹی نظر آئے گی جب ویڈیوز اور سب سامنے نظر آئیں گے؟ جو آج انہوں نے صرف سماعت کے لیے مقرر کیا ہے, ابھی تو ہوگی, ابھی تو بڑا, آج جو انہوں نے پی ٹی آئی کے وکیل سے سوال کیے ہیں وہ بڑے تگڑے, اور اس سے عدالت کا موڈ جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ وہ عدالت کس موڈ میں ہے اور ان سے کیا سوال کر رہی ہے.
اور کس انداز میں سوال کر رہی ہے تو وہ تو کلیئر سمجھ آ رہا ہے. ویڈیوز جب موجود ہیں، لوگ اریسٹ کیے ہوئے ہیں، تو اب جوڈیشل انکوائری میں مزید کیا نہیں، آپ باریک بات کو سمجھیں کہ اگر جنرل فیض کے اوپر چارج شیٹ لگ گئی تو چارج شیٹ تحقیقات کے بعد لگی ہے. یہ پری میچور کوئی چیز نہیں ہے. تحقیقات کے بعد جو چیزیں ایویڈنٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد چارج شیٹ لگی ہے. تو ایویڈنس تو موجود ہے 9 مئی کے حوالے سے. اب اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو پھر یہ 2 اداروں کے اندر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے نا. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور انہوں نے تو ایک بالکل کلیئرٹی سے بتا دیا کہ بھئی یہ جنرل فیض ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، ان کے ساتھ مل کے کیا ہے. ٹھیک ہے، 9 مئی انہوں نے اس طرح مل کے کیا ہے. اب عدالت اگر یہ کہہ دے کہ نہیں جی اس پہ کمیشن بنائے تو پھر وہ کمیشن اگر کوئی اور فیصلہ دے دیتا ہے تو پھر یہ انکوائری کہاں سٹینڈ کرتی ہے. تو کانٹرڈکٹ ہو جائیں گے دونوں. یہ دونوں میں وہ ہو جائے گی. لہٰذا یہ بڑا حساس قسم کا لمحہ ہے. اس میں سپریم کورٹ نے حالات کو دیکھ کے اور حالات کو سمجھ کے فیصلہ دینا ہے. نہیں، جب کمیشن کیسے، جب وہ پروف جنرل فیض کے اگینسٹ آ گئے، لیٹس سپوز کہ ہائپوتھیٹیکلی بھی سوچیں، کمیشن کیسے اگینسٹ جا سکتا؟ بھائی آپ دیکھیں نا، میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ جو ذوالفقار راحت کہتے ہیں کہ پاک فوج کا ایک اپنا شفاف انداز ہے کلیئرٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، وہ ہے. اب عدالتی نظام کا طریقہ کار کچھ اور ہے، وہ کسی اور طرح دیکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پروف یہاں پہ جو ویلڈ ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ بھی ویلڈ ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے. ہوگی اگر جے ٹی بنتی ہے یا جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو کیا وہ ثبوت جو اداروں کے پاس ہیں تو کیا وہ ثبوت نہیں چاہیں گے؟ تو یہی بات تو میں کہہ رہی ہوں. اچھا، اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کو ایک بننے لگانا ہے نا ہم نے کہ بھئی ایک دفعہ یہ ونس فار آل یہ باپ ختم ہو، جو ذمہ دار ہیں انہیں سزائیں ملیں اور ان کو سیاست سے اٹھا کے باہر پھینک کے آپ ایک نئی پنیری کے ساتھ میدان میں آ جائیں تو تاکہ یہ کلیئرٹی آ جائے، استحکام آ جائے. اس کے ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلتے چلتے اگر 26 نومبر کی بھی ایک انکوائری ہو جائے اور 26 نومبر کی بھی سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے تو چلو ایک دفعہ کٹی کٹا نکل آئے تو گل مک جائے. نہیں تو جڑا روز دا سیاپا پہ ہے نا یہ ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ کہ ایک میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے اور ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم پری ڈیٹرمنٹ کوئی چیز لے کے چل رہے اور بس اس پہ عمل کروانا ہے. ہماری فضا، ہماری زندگی میں، ہماری تاریخ میں کئی 9 مئی ہیں اور کئی 26 نومبر ہیں اور کئی سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے. ان ساروں کا میرا خیال ہے پروب تو ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی پھر وہی ہے کہ ایک فائل کھلتی ہے وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے. کمیٹی بنتی ہے، کمیٹی کے اوپر دوسری کمیٹی، پھر تیسری کمیٹی. بالکل ٹھیک ہو جنرل فیض کا معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ منطقی انجام تک پہنچے گا. منطقی انجام تک پہنچنا بھی چاہیے اور پھر اس کے جو پیپرز ہیں یا جو بھی ہے، جس طرح چارج شیٹ پبلش ہوا ہے وہ پبلش بھی ہو، کیونکہ یہاں پہ کمیشنز بنتی ہیں، کمیٹیز بنتی ہیں، ان کی رپورٹ آتی ہے اور اس کے بعد بات ہوا میں ہو جاتی ہے. رپورٹ کبھی پبلک نہیں ہوتی ہے. ابھی تک تو حمود الرحمان کمیشن کو ہی ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی پبلک ہو جائے، بٹ لیٹس سی کیا بنتا ہے اس، کیونکہ دس کیس از ریئلی امپورٹنٹ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.